हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। दिस इज अंजलि प्रताप, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। और आज की सेशन में हम आ गए हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। यू ऑल नो, जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, द वन थिंग विच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन या प्रिपरेशन, जो पीछे से आपके प्रिपरेशन को एक तरीके से सपोर्ट का जो है ना वो देती है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर का जो है उसमें अहम हिस्सा होता है। और अगर स्पेशली हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ना आपके क्वेश्चंस को रिपीट होते हुए देखा गया है। तो इवन दो अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट कर रखा है अपने टॉपिक्स का, जो भी आपके सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है आपके नोटिफिकेशंस में जो आती है, अगर आपने सिर्फ उसके बेसिक्स को कंप्लीट कर रखा है, हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर ली है, और अगर लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पेपर आप लोगों ने देख रखे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व किया हुआ है, देन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, यू विल बी अनस्टॉपेबल। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है इस एग्जाम में बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलने से। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हमने एक कोशिश की है जहां पर हम आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अपने प्रीवियस ईयर पेपर का। तो जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन। ओके, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो काम करें, ताकि ये सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है ना वो आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। इसलिए सब्सक्राइब बटन को जरूर यहाँ पे दबाएं और इस सेशन को भी शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक करें, ताकि सभी जरूरतमंद बच्चों तक हमारी ये कोशिश जो है वो पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आप हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, देन इट विल गिव यू अ सेंस कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, व्हाट ऑल थिंग्स जो अभी भी लैकिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आप देखिए लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन क्या होता है, एक सेंटेंस दी गई रहती है, उस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करके मैं सिर्फ एक वर्ड वहां पे लगा दूं। ठीक है, तो लेट अस रीड आउट दैट सेंटेंस। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली अ जॉब। मतलब आपने देखा होगा ना कि अगर आप किसी तरह का आवेदन दे रहे हैं, ठीक है, किसी तरह के जॉब के लिए जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फिलहाल अगर आपको लगता है कि मैं फिलहाल जो है ना पढ़ाई के साथ साथ कहीं और पे मैं जो है ना पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने बोला कि मैम मैं 2-3 जगह पे जो है ना कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है। तो बच्चे आप क्या हो गए वहां पे, आपने अप्लाई किया है कुछ एग्जाम के लिए, मतलब आप बनते हैं एप्लीकेंट, है कि नहीं। तो चलिए सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं फटाफट। नॉमिनी क्या होता है भाई, नॉमिनी कहाँ सुना है तुमने? नॉमिनी अक्सर बैंक के कागजात या बैंक के जो प्रोसेस होते हैं ना वहां पे सुन रखा है। मान लो मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैंने नॉमिनी जो है ना वो अपने पिता को बना रखा है, मतलब कि मेरे एब्सेंस में अगर किसी तरह की भी एक्टिविटीज करनी पड़े तो वो मेरे पिता कर सकते हैं, तो नॉमिनी वो हो गया। ट्रेनी, जो जिससे आप ट्रेन करते हैं, ट्रेनर जो ट्रेन करता है, और ट्रेनी जो ट्रेन होता है। जैसे फिलहाल अगर मान लो मैं आपको यहाँ इंग्लिश सिखा रही हूँ तो मैं आपकी ट्रेनर हो गई और आप मेरे ट्रेनी हो गए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है, बट अभी चौथा भी बाकी है, कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट आपने कहाँ सुना है भाई, इतनी सारी दुनिया भर की जो है ना आपकी ये जो रियल टाइम आपके जो होते रहते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह जो है ना ये जज कर रहे होते हैं, रियलिटी शोज वगैरह जो होते हैं, वहां पे आपने क्या सुना है कि भाई सभी कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आ जाइए। मतलब वो सभी बच्चे जो या वो सभी लोग जो इस कंपटीशन का हिस्सा हो रहे हैं वो कंटेस्टेंट कहलाते हैं, मतलब किसी तरह के कंपटीशन में वो भाग ले रहे होते हैं, राइट। तो कंटेस्टेंट वह हो गया। तो हमने यहाँ पे कंटेस्ट की बात नहीं की है बच्चों, हमने यहाँ पर एक जॉब के लिए आवेदन देने की बात की है। तो हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। आपने भी बिल्कुल यही सोचा था, है कि नहीं। तो पहला मार्क हो गया आपका। अब मैं लेके चलती हूं तुम्हें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब जानते हैं आप, सिमिलर मीनिंग का वर्ड, यानी पर्यायवाची वर्ड हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और वर्ड है हमारे पास डर्थ। क्या तुमने कभी सुना है डर्थ? भाई हमारे जो गांव में है ना, किसी भी तरह की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की, किसी भी रिसोर्सेज की ना डर्थ नहीं है। या हम कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को होने की उम्मीद कर रहे होते हैं, इफ़ यू वांट
things to be in abundant quantity, if you want things to be in plenty quantity, but अगर वो enough quantity में नहीं होती है तो वो क्या होती है, उसकी dearth हो जाती है। मतलब अगर आपसे एंटोनिम पूछा होता बच्चों तो हम कह सकते थे ना dearth का एंटोनिम plenty हो सकता है, अगर एंटोनिम पूछा होता तो प्लेंटी तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है, प्लेंटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या एनफ चीज़ें। तो डर्थ का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब किसी चीज़ की कमी होती है उसे हम डर्थ से पहचानते हैं। तो चलिए फटाफट ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। वीकनेस का मतलब तो हो जाता है कमज़ोरी, ठीक है। तो अगर किसी तरह की कमज़ोरी है, हम बोलते हैं ना कि भाई मुझे ना मिठाई बहुत पसंद है, दैट इज़ माई वीकनेस, तो मिठाई जो है वो आपकी कमज़ोरी हो गई। लीकेज तो भाई बहुत ही आम शब्द है, अक्सर आपने घर में कभी वो बागवानी वगैरह की है, आपने बागान में जो है ना अपने फूलों को पानी पटा रहे हो पाइप से, और पाइप में क्या आ गया, लीक आ गया, मतलब कि वहाँ से पानी दूसरी तरफ ड्रेन हो रहा है कि नहीं, तो लीकेज यह हो गया। शॉर्टेज मुझे थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है डर्थ के जैसा, है कि नहीं। शॉर्टेज मतलब, शॉर्टेज वर्ड कहाँ से आया बच्चों, शॉर्ट से, और शॉर्ट का मतलब हो गया कम, तो ये बात हो गई, कमी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी में सारे ऑप्शंस देखेंगे और उनको लगेगा कि डर्थ जो है वो सिमिलर लग रहा है सुनने में डेथ से, बस इसको आंसर लगा देते हैं। बट ऐसी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, सारे ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एंड डेथ का मतलब आपको पता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इस फोर्थ ऑप्शन का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है हमारे इस वर्ड से। तो डर्थ का मतलब हो गया कमी, और कमी से स्कार्सिटी भी एक नया वर्ड है, स्कार्सिटी भी एक नया वर्ड है जिसे आप याद रख सकते हैं। हो सकता है अगली बार ऑप्शन में यही हो, ठीक है। तो हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। यहाँ तक क्लियर। चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलता जुलता है सेकंड क्वेश्चन के साथ। कंप्लाई करना, कहीं सुना है तुमने कंप्लाई, ज़रूर सुना होगा। ट्रैफिक रूल्स को लेकर अक्सर आप बोलते हैं ना, कभी कभी न्यूज़पेपर में आपका एडिटोरियल वगैरह आता है ना, कि भाई इन्होंने जो है ना ट्रैफिक रूल्स को कंप्लाई नहीं किया इसीलिए इन पर चालान कटा, है कि नहीं। अगर आपने किसी नियम कानून को पालन नहीं किया तो अक्सर क्या होता है, फाइन इम्पोज हो जाता है आप पर। आपने किसी नियम को पालन नहीं किया है तो आप पर उस तरीके से पेनाल्टी लगती है कि नहीं। तो कंप्लाई का मतलब हो जाता है, अर्थ हो जाता है जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, जब आप किसी चीज़ को स्टिक करते हैं, राइट। मतलब आप उस बात को पालेंगे, उस चीज़ का पालन करेंगे, ठीक है। तो कंप्लाई का मीनिंग तो हमको समझ में आ गया। अब ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्लाई का टोन क्या लग रहा है तुमको। एक और बढ़िया चीज़ मैं तुमको बताती हूँ। कभी कभी अगर वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग भी हमको नहीं पता हो ना बच्चों, तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये कैसे होता है, तो ये मैं तुमको बताती हूँ एक टोन का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। टोन क्या होता है, जैसे अगर मैं फिलहाल तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरा टोन क्या लग रहा है तुमको, क्योंकि मैम इज़ नॉर्मल मूड, ना वो गुस्सा में दिख रही है, ना बहुत ज़्यादा खुश है, ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही हूँ तुम्हें अभी, है कि नहीं। कैसे तुम्हें मालूम चला, मेरे बातों के टोन से, मतलब जिस तरीके का पिच में यूज कर रही हूँ। अच्छा, मैं शब्दों में भी यही चीज अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। कॉम्प्लाई शब्द देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक पॉजिटिव टोन से वर्ड है हमारा। कंप्लाई, किसी चीज को तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो सिनोनिम होगा बच्चों वह भी पॉजिटिव होना चाहिए, मानते हो ना। जो भी सिनोनिम होगा वो पॉजिटिव टोन वाला ही शब्द होगा। तो अब मैं ऑप्शंस की तरफ चलती हूँ। डिनाई का मतलब हो जाता है मना कर देना, है ना, कि भाई उसने डिनाई कर दिया, उसने मुझे परमिशन नहीं दिया। तो डिनाई किस टोन का वर्ड हो रहा है, निगेटिव टोन का वर्ड हो रहा है। उसके बाद में एक और वर्ड तुमको दिखाऊंगी, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब हो जाता है कमी आ जाना। डिक्लाइन भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा हमारा आंसर। अब बचता है अडोर और ओबे। ओबे का मतलब सब लोग जानते हैं आदर करना, है ना। और कंप्लाई का मतलब क्या था, फॉलो करना, स्टिक करना। तो थोड़ा मिलता जुलता यह वर्ड मुझे लग रहा है। लेकिन अडोर क्या होता है भाई, हम कभी कभी किसी के प्रोफाइल पिक्चर पे कमेंट करते हैं, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा दूसरों के कमेंट्स, या शायद आपने भी किया होगा, भाई अडोरेबल प्रोफाइल पिक्चर सुना है, देखा है कहीं, अडोरेबल पिक, ऐसा कमेंट करते हो। तो मतलब क्या है कि जो पिक्चर है बड़ा ही प्यारा है। तो क्या अडोरेबल से आपको लगता है कि अडोर जो है वो कंप्लाई का सिनोनिम होने वाला है? नो, दैट मीन्स आवर आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 4, है कि नहीं। तो यह है हमारा कंप्लाई का सिनोनिम। कंप्लाई का मतलब या ओबे का मतलब क्या हो गया, फॉलो करना, आदर करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक का यह सवाल है, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। अच्छा, ये सेंटेंस को फिलहाल अगर मैं पढ़ूँ, मुझे अभी फिलहाल ना ऑप्शंस नहीं देखने हैं, तो मैं क्या जो है ना विजुअलाइज कर सकती हूँ बच्चों। यह सेंटेंस क्या कहना चाहता है हमें कि जो ट्रेन है वो बिहार को जा रही है, बिहार के लिए है, बिहार के लिए दौड़ रही है। मीनिंग तो यही कुछ निकलना चाहिए, जो भी शब्द हम भरेंगे वो बाद की बात है। मीनिंग विजुअलाइज तुमने कर लिया, यही है वह, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि जब भी हम बात करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर वर्ड्स निकल कर आएगा इस ब्लैंक के लिए, वो कहीं ना कहीं इसी मीनिंग को स्ट्रेंथन कर रहा होगा बच्चों, है ना। वो इस मीनिंग को स्ट्रेंथन करने वाला वर्ड कौन सा है, अब हमारा काम यह है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। रनिंग फॉर बिहार, इंटेंडिंग फॉर बिहार, गोइंग फॉर बिहार और बाउंड टू फॉर बिहार। बाउंड टू जो है वो अक्सर ना साथ में लगता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये आवाज़ ज़रूर आती होगी कि मैम यहाँ बाउंड के साथ तो टू लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, अभी हमको सारे ऑप्शंस जो है ना वो एक एक करके देखने हैं यहाँ पर। फाइन, तो करते हैं, चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे जो लीस्ट पॉसिबल आंसर्स हम उनको इरेडिकेट करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं। दिस ट्रेन इज गोइंग फॉर बिहार। भाई फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, तो वो बिहार के लिए जा रही है, नो, वो बिहार को जा रही है, कहना तो हम ये चाहते हैं। तो गोइंग जो है वह हमारा मीनिंग के साथ कंटेक्चुअली नहीं फिट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंडिंग। इंटेंडिंग का मतलब होता है चाह, इंटेंड का मतलब होता है आपकी चाह। तो ट्रेन जो है वो बिहार के चाह के लिए नहीं है बच्चों, है कि नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब 2 ऑप्शन बचता है हमारे पास, रनिंग फॉर बिहार और बाउंड फॉर बिहार। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा जिन्होंने फ्रेजल वर्ब कभी ना कभी जीवन में पढ़ रखा है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक नया टर्म हो, मतलब जिनकी तैयारी अभी भी शुरू हुई है, हो सकता है उनके लिए तो ये एक बड़ा ही नया टर्म होगा। फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं होता बच्चों, प्रीपोजिशन का छोटा सा भाई होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन का छोटा सा भाई होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ तुमको। आपने कभी सुना है कि लुक एक वर्ब है, बट इस लुक वर्ब के साथ मैं कई तरह के प्रीपोजिशन लगा सकती हूँ। मैं लगा सकती हूँ लुक एट, मैं लगा सकती हूँ लुक इनटू, मैं लगा सकती हूँ लुक फॉर, मैं लगा सकती हूँ लुक ओवर, है कि नहीं। और इन सभी प्रीपोजिशन के साथ ना मीनिंग बदल जाएगी। लुक एट का मतलब हो जाता है कि उसकी तरफ देखना, लुक इनटू का मतलब हो जाता है इन्वेस्टिगेट करना, लुक फॉर का मतलब हो जाता है ढूंढना, और लुक ओवर का मतलब होता है कि गलती से आपसे कोई चीज़ क्या हो गई, छूट गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, हाँ अभी कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कुछ ऐसा भी दिखाई देगा, ओवरलुक, है ना, दिस इज अ डिफरेंट वर्ड, फाइन, बट हम यहाँ लुक ओवर की बात कर रहे हैं ना, लुक ओवर दिस इशू। तो ओवरलुक का मतलब हो गया कि आपने क्या कर दिया, आपने किसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए कह दिया, फाइन है। अब मैं अगर इस सेम कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करूँ बच्चों, ठीक है, तब जाके हमारी आंसर जो है ना वो तुरंत निकल कर आएगी। ऐसा पता है तुम्हें क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक फ्रेजल वर्ब होता है बाउंड फॉर। बाउंड फॉर का मतलब हो जाता है when something is running for, जब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ क्या हो रही है, चल रही है, something is leaping against something। अगर मैं इस फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे फिट करूँ तो मेरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल अपनी जो खोई हुई मीनिंग है वो ले लेगा, क्योंकि बाउंड फॉर का मतलब हो जाता है बच्चों जब कोई चीज़ किसी के लिए होती है, ठीक है। अगर मैं ये सेंटेंस में थोड़ा सा और चेंजेस करूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोगों को यहाँ बता देती हूँ। बाउंड फॉर तो एक चीज़ हो गई, अब मैं बात करूँ अगर बाउंड टू की, क्योंकि बाउंड के साथ ना यही 2 प्रीपोजिशन फॉलो होते हैं, ठीक है। तो बाउंड फॉर जो है वो अब आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन दे सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन बाउंड टू के आगे ना हमेशा याद रखिएगा एक वर्ब होगा, ठीक है। बाउंड टू के आगे हमेशा एक वर्ब होगा, ये एक बहुत बढ़िया इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, बाउंड टू के साथ जब भी हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि शी इज़ बाउंड टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन, भाई ये होना ही था,
उसे एग्जाम में पास करना ही था, ये अनअवॉइडेबल एक्शन था। तो बाउंड टू जो है ना वो हमेशा किसी न किसी अनअवॉइडेबल एक्शन के साथ होगा। जैसे हम कह सकते हैं ना कि भाई ही वॉज बाउंड टू फेल, मतलब उसने उतनी मेहनत नहीं की थी, ये देख के ही लग रहा था कि उसे सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाउंड टू अनअवॉइडेबल एक्शन के साथ लग जाता है, बट बाउंड फॉर जो है वो हम हमेशा उनके लिए लगाते हैं। सबसे पहला चीज ये नाउन के साथ लगता है, और दूसरा व्हेन यू आर गोइंग फॉर समथिंग उसके लिए हम ये लगाते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता है बच्चों। क्लियर है अभी? फाइन। इसीलिए कभी कभी आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की भी तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर पूरे पेपर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के कैटेगरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, और मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस जो होता है बच्चों का, और फेवरेट के साथ साथ थोड़ा सा डराने वाला भी जो टॉपिक होता है वो ये है सेंटेंस जंबल के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, CHSL का पेपर हो, CGL का पेपर हो, 2 क्वेश्चन आने आपके कंफर्म है सेंटेंस जंबल के, तो इसलिए इसको अवॉइड करने से अच्छा है कि इससे दोस्ती कर लो। फाइन, तो चलिए कुछ समझते हैं, पहले जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं करना क्या है, फिर समझेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो वी हैव 4 सेंटेंसेज इन जंबल्ड ऑर्डर। आपको ऑप्शन चुनना है जहां पर करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure. First, he would lie down on the sandbank while I rubbed him clean with the sand of the river. Every day I used to take the baby elephant to the river for his bath. After that, he would lie in the water for a long time. तो पहले जरा ना इस पूरे पैराग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं बच्चों। ये चारों सेंटेंसेस पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि हमारे इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है बच्चों? सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं। कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर तो हम लोग बात करते ही हैं, है कि नहीं? तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो एक जाहिर सी बात है, एक बेबी एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है। The first thing which you need to find out in such kind of sentence is what is the theme of my paragraph. मेरे पैराग्राफ का थीम क्या है? आई होप आप सब अग्री कर रहे होंगे मुझसे, इस पूरे पैराग्राफ का जो थीम है वह एक बेबी एलिफेंट है। फाइन, तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है जो चीज़ थीम होगी, जो चीज़ हमारे सेंटेंस को, हमारे पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक दिशा दे रही होगी, वो ही सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहलाएगा। यानी बहुत चांसेस हैं कि जिस वाक्य में, जो सेंटेंस में बेबी एलिफेंट है, वह हमारे इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन है कि नहीं? तो बस सीधा सीधा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सब अग्री कर रहे होंगे। एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ। दूसरा तरीका क्या था पहचानने का? सी जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हुआ है वह यह कि आप सेंटेंस नंबर ए में हिज देख रहे हैं, प्रोनाउन, लेकिन हमें नहीं पता है कि यह हिज किसको रेफर कर रहा है। सेंटेंस नंबर बी में भी आपको प्रोनाउन ही दिख रहा है, बट हमें अभी भी नहीं पता कि यह किसको रेफर कर रहा है। ऑप्शन सेंटेंस नंबर डी में भी आपके पास दिख रहा होगा कि ही है, राइट? तो हमें इन तीनों ही सेंटेंसेस से समझ में नहीं आ रहा है कि यह ही जो है वो किसको रेफर करेगा। इसीलिए जो सेंटेंस नंबर सी थी वह हमारी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हुई। अब अगर मैं इतना के बाद सीधा ऑप्शंस पे जाती हूं तो क्या मेरा आंसर क्लियर होगा बच्चों? बिल्कुल, हम अपना आंसर तो आराम से चुन सकते हैं अब, है कि नहीं? अब हम अपना आंसर आराम से चुन सकते हैं, बट राइट नाउ विल जस्ट क्रॉस चेक जो हम लोगों ने सीखा, समझा, वो सही तरीके से ऑर्डर में हमारा सेंटेंसेस बना भी कि नहीं बना। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या था भाई कि मैं हर दिन लेके जाता हूँ बेबी एलिफेंट को टू द रिवर फॉर हिज बाथ। इसके बाद वाली सेंटेंस क्या होगी? तो इसके बाद वाली सेंटेंस कहीं ना कहीं उस बात के प्रोसेस को और जो ले जाने का प्रोसेस है उसको क्या कर रहा होगा? ये इलाबोरेट कर रहा होगा बच्चों, है ना? वो कहाँ है? ये है सेंटेंस नंबर बी में। ध्यान से समझो, सेंटेंस नंबर बी कहता है कि पहले वो जाकर सैंड बैंक पे लाई डाउन करता है। तो भाई उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद पहला एक्टिविटी, तो इस फर्स्ट से भी आप लोगों को आइडिया मिल जाना चाहिए था कि सी के बाद होगा बी। ठीक है, अब इसके बाद वाली सेंटेंस क्या होगी भाई? अब अगला प्रोसेस आपको बताएगा कि वो वाटर में पड़ा रहता है लंबे समय तक, तो अगला एक्शन क्या है? सेंटेंस नंबर डी में। ठीक है,
अब लास्ट क्या होगा, वो पानी से बाहर आएगा, है ना। अगला प्रोसेस तो यही होना चाहिए कायदे से, जो कहाँ है, ए में। तो बस हमने लास्ट सेंटेंस ए में लगा दिया, दैट्स इट। तो क्या हम अब आसानी से कह सकते हैं जो हमारा आंसर था वो करेक्ट था? दैट्स इट एवरीबडी, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एंटोनिम निकालना है, और एंटोनिम का अर्थ तो आप समझते ही हैं, विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द आपको निकालना है, और वह है विजडम। विजडम बहुत ही जाना पहचाना वर्ड। मैं मान नहीं सकती हूँ कि अगर तुम बोलो मुझे कि मैम उसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो नहीं सकता। तो विजडम का मतलब हम समझ से काम करते हैं ना, कि भाई ही हैज़ विजडम टू टेक दैट डिसीजन, मतलब उसमें पूरी समझ है, ही इज़ वाइज, वाइज से विजडम आ रहा है, राइट। तो वाइज जो है वो एडजेक्टिव हो गया, विजडम जो है वह नाउन है, ओके। तो विजडम से आप क्या समझ रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं, मतलब कोई अच्छी खासी समझ वाला व्यक्ति। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, फिर से टोन का यूज़ करो, ठीक है, फटाफट से टोन का यूज़ करें। तो विजडम, समझ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब यह एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है। तो मतलब एंटोनिम कौन होगा बच्चों, निगेटिव टोन वाला वर्ड। चलो देख लेते हैं फटाफट। स्टूपिडिटी इज अ निगेटिव वर्ड, मैच्योरिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पॉजिटिव वर्ड, यूथ यानी जो जवानी है यह भी पॉजिटिव है, मतलब इसमें कोई निगेटिव शब्द तो छुपा हुआ नहीं है। तो मैं अभी बिना ज़्यादा मीनिंग के अंदर डिटेल में गए हुए क्या आंसर निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो विजडम का मतलब हो गया समझ, और स्टुपिडिटी का मतलब हो गया बेवकूफ़ी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी सारे वर्ड्स ईजी हैं। मैच्योरिटी यानी आपका जो समझ है वो कितना अच्छा है, बोलते हैं ना एज के साथ मैच्योरिटी बढ़ रही जाती है ना, तो बस वो वही है। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, यूथ यू ऑल आर अवेयर बिकॉज यू पीपल आर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओनली, है कि नहीं। चलिए अब पता करेंगे स्पेलिंग वाला वर्ड हमारा। तो स्पेलिंग वाला क्वेश्चन भी 2 ज़रूर आता है बच्चों, आपको पता करना है कौन सा स्पेलिंग जो है वह यहाँ पर जो है ना वो गलत सेंस में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट का स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, अकोमोडेट का क्या है, एक्सेलरेट का क्या है, और एनिहिलेट का क्या है। अक्सर बच्चे इन सारे वर्ड्स में इसीलिए फंसते हैं क्योंकि कई बार कुछ लेटर्स जो है ना डबल डबल रिपीट होते हैं और कहीं कहीं पर वो सिंगल ही लग जाते हैं। सो हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। वन थिंग जो आपको हमेशा मदद करेगी बच्चों, और वो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना, क्योंकि सारे वर्ड्स का स्पेलिंग याद रखना और वही वर्ड्स क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ जाए, ये थोड़ा पता लगा पाना किसी के लिए संभव बात नहीं है कि नहीं। तो यही याद रखिएगा कि आप उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा लगता है वहाँ पर लेटर्स रिपीट होते हैं, जहाँ स्ट्रेस कम लगता है वहाँ लेटर रिपीट नहीं होते हैं। अप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, अप्रोप्रिएट। तो जो जोर है वो कहाँ लगा बच्चों, अप्रो, तो इसलिए डबल पी लगा हुआ है, तो यह तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो डबल पी लगा हुआ है यह तो बिल्कुल सही है। एक्सेलरेट, हमने फिर प्रोनाउंसिएशन में जोर कहाँ डाला बच्चों, एक्सेलरेट, सी पे, इसलिए सी आपको यहाँ पे डबल दिख रहा है। एनिहिलेट, एनिहिलेट, अगेन प्रोनाउंसिएशन पे जो जोर है वह कहाँ पड़ रहा है, एन पे, है कि नहीं। वैसे एनिहिलेट का मतलब हो जाता है डिस्ट्रॉय करना, किसी को खत्म कर देना, ठीक है। नया वर्ड था इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एक्कोमोडेट की। एक्कोमोडेट, तो जैसे सी पे पड़ रहा है एक्को, वैसे एम पे पड़ रहा है मोडेट, तो दोनों ही जगहों पर आपका जो है ना वो जोर पड़ेगा, इसलिए डबल सी है वैसे ही डबल एम भी होगा। दिस शुड बी द राइट स्पेलिंग बच्चों। तो हमारा जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। सॉर्टेड। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फिर से आ गया है, मौका ये दिखाने का कि पिछला सेंटेंस जंबल तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वही तरीका यहाँ अपनाएंगे। पहले हम चारों सेंटेंस पढ़ेंगे ध्यान से, जो पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिलेगा पहले हम उसे चुनेंगे और फिर एक्टिविटी के फ्लो के साथ हम जाएंगे, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ऑन द अदर देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप. Democracy rests on a tension between two different principles. While the first gives priority to rules, the second gives importance to persons. On the one hand, there is principle of equality before the law, or more generally equality. अगर मैं इन चारों सेंटेंस को पढ़ूं बच्चों,
तो आप लोगों को एक आइडिया मिल ही गया है कि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कुछ नियम कानून की बात कर रहे हैं कि दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, एक प्रिंसिपल कुछ कहता है, दूसरा प्रिंसिपल कुछ कहता है। तो आप लोगों को क्या आइडिया आ रहा है? विच सेंटेंस इज गोइंग टू बी माई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस? पहला सेंटेंस जानना सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि वही आगे की सेंटेंसेस को दिशा देता है। तो जाहिर सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज आवर थीम, दैट मीन्स बी इज गोइंग टू बी आवर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। क्या इससे मेरा आंसर निकल सकता है? मैं फिलहाल अपने आंसर को करेक्टली यहाँ मार्क कर सकती हूँ कि नहीं बच्चों? आराम से कर सकती हूँ। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। तो भाई एग्जाम के लिए तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, आप फटाफट अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। बट हाँ, कंसेप्ट वाइज थोड़ा समझना ज़रूरी है, एक एक करके समझ लेते हैं कि हमारा आगे का फ्लो ऑफ सेंटेंस क्या होगा। तो डेमोक्रेसी के दो प्रिंसिपल होते हैं बच्चों। अब हम क्या बताएंगे कि भाई पहला प्रिंसिपल ये कहता है, दूसरा प्रिंसिपल वो कहता है, राइट? तो क्या मैं बी के बाद तुरंत ए लिख सकती हूँ? मैं नहीं लिख पाऊंगी बच्चों, क्योंकि यहाँ ऑन द अदर लिखा हुआ है। हम बोलते हैं ना भाई, एक बात तो ये है, दूसरी बात वो है। तो पहले मुझे बताना होगा कि एक बात क्या है, फिर मैं दूसरी बात की बात करूंगी। तो ए कैन नॉट कम फर्स्ट, है ना? तो बी के तुरंत बाद क्या आएगा बच्चों? बी के तुरंत बाद आएगा डी। डी में लिखा हुआ है ऑन वन हैंड, मतलब एक बात तो यह है। और इसके बाद मैं बोलूंगी कि दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात कहाँ लिखी हुई है बच्चों? ए में। अब लास्ट हमारे पास सेंटेंस क्या बचा? सी। सो दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर, जो हमारे ऑप्शन में भी काफी क्लियर तरीके से हमको दिख रहा है। फाइन एवरीवन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और यह है ईडियम से रिलेटेड क्वेश्चन। वैसे मैं बता दूं, ईडियम भी आपकी इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्पोकन इंग्लिश में आपको ये बहुत मदद करता है, और इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपका ईडियम के टॉपिक को अच्छा करने में, ठीक है? क्योंकि इसकी मीनिंग जो है ना वो बड़ी फिक्स ही रहती है। तो आप जो है ना उसको डिवाइज नहीं कर सकते बच्चों कि हाँ मुझे अभी लग रहा है कि इस ईडियम का मीनिंग ये होगा, मुझे उस सेंटेंस में इसका मीनिंग कुछ और लग रहा था। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मीनिंग जो है वो फिक्स रहेगी स्टूडेंट्स। फाइन, तो चलिए, हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। अच्छा, कोई चीज़ फ्लैट हो जाती है ना? जैसे टायर जो है वो आपका फ्लैट हो गया, मतलब पंक्चर हो गया, खराब हो गया। सेंस क्या आता है दिमाग में बच्चों कि फ्लैट हो जाना मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं। तो जोक्स जो है वो खराब हो रही हैं ऑडियंस पे। कैसे रिलेट किया हमने? टायर पंक्चर के साथ। टायर फ्लैट हो रहा है, ठीक है? तो टायर फ्लैट के साथ जोक फ्लैट हो रहे हैं, मतलब जोक भी बर्बाद हो रहे हैं। तो अब चलेंगे ऑप्शंस के ऊपर। इरिटेटेड हो रहे हैं, जोक्स फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट, हो सकता है ये आंसर हो। प्रोवोक लाफ्टर, नहीं, ये तो उल्टी बात हो रही है। डीपली टच्ड, नो, द राइट आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 2। हिज जोक्स का उतना असर नहीं हुआ ऑडियंस पे जैसा होना चाहिए था, मतलब लोग हंसे नहीं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। वैसे जो भी बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं एसएससी के एग्जामिनेशंस की, वॉइस और नरेशन आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों। वॉइस और नरेशन अभी भी तुम्हारे दिमाग में अगर चल रहा है कि मैं इसको छोड़कर अपनी एग्जाम की तैयारी कर लूँगा, ये एक मिथ है। इस मिथ से बाहर निकलिए, इन दोनों टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? एक एक मार्क का क्वेश्चन जरूर है आना यहाँ पे, ठीक है? और अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि टियर 2 जो होगा वहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट अस हैव अ लुक। शी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक। उसने अपने फ्रेंड से बोला, एक्चुअली पूछा, सवाल है यहाँ पे, ठीक है? तो क्या तुम मेरे डॉग को घुमाने लेकर जाओगे? तो भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है, इसकी बात हम पहले करेंगे। तो सेड टू है, उसको चेंज करके आस्क्ड करना पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। तो हाँ भाई, यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पर आस्क्ड है, लेकिन यहाँ पर मुझे आस्क्ड टू दिखाई दे रहा है, जो हमारी इस ऑप्शन को गलत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आउट हो गया बच्चों। अब चलेंगे दूसरा पहलू देखने में। विल है। अच्छा, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप एवरीबडी वुड बी नोइंग दिस, है ना? तो जब भी हम इस तरह से बात करेंगे तो विल जो है वो हमेशा वुड में कन्वर्ट होगा।
कैन है तो कुड में कन्वर्ट होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं विल का वुड कहाँ है। यहाँ पर विल है, मतलब यह ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी विल मुझे दिख रहा है, मतलब यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और थर्ड तो हम लोगों ने पहले ही आउट कर रखा है, तो आवर करेक्ट आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। सो शी आस्क्ड हर फ्रेंड, और जब भी इस तरह से यस नो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हटकर इफ लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इफ लगा रहे हैं। WH क्वेश्चन होता हु, व्हाट, whom, तो उस वर्ड को हम एज इट इज यहाँ लिख देते, हम यहाँ पे इफ नहीं लगाते, ठीक है। तो ये रही बात, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमको बताना है गलत स्पेलिंग कौन से है, किस शब्द की है। फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। टॉर्चेस बड़ा ही कॉमन शब्द, रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल आने वाला। सैक्रिफाइस कुर्बानी, सैक्रिफाइस, ठीक है। फीचर विशेषता, फीचर, ठीक लग रहा है। हाईलाइट, भाई आजकल तो जो है ना बालों में भी हाईलाइट होती है, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में भी हाईलाइट्स होती हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर आप अपने आंखों के सामने देखते हैं। तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं करने वाला। तो हाईलाइट का स्पेलिंग यह होता है जब आप किसी चीज़ को प्रकाश में डालते हैं, जब आप उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से ईडियम का है, टू गो रेड इन द फेस। गाइज एंड गर्ल्स, आपका चेहरा लाल कब होता है? मतलब ऐसे रोज कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आया होगा ना, आपका पूरा चेहरा लाल पड़ गया होगा। 2 ही 3 जगहों पे हो सकता है। एक तो अगर आपके सामने आपकी क्रश आ गई है तो आपका चेहरा लाल हो सकता है कि नहीं। दूसरा, गुस्से में लाल हुआ रहता है ना। तीसरा, जब आपने कुछ सोचा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उतनी कोई बुरी परिस्थिति, कोई बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है, तब भी आपका चेहरा लाल पड़ जाता है। यही 2-3 जगहों पे आपका चेहरा लाल पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं जो यह लाल है वो किसकी बात कर रहा है। टू फील एम्बैरेस्ड, टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड, एंग्री नहीं है, इरिटेटेड है। टू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड, मतलब गर्व हो रहा है आपको किसी बात पर। टू शाउट एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब इन चारों ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है, हमारा आंसर किस पलड़े पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है? जब आप किसी बात से शर्मसार हो जाते हैं, देन यू गो रेड इन द फेस, देन यू गो रेड इन द फेस। जब आप ईडियम्स पढ़े ना बच्चों, एक छोटी सी पॉइंट में आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। जब आप ईडियम्स पढ़े ना, और जब हम आगे जाकर ईडियम्स की क्लास भी कराएंगे आपकी यहाँ पर, तब आपको बताएंगे कि ईडियम्स को पढ़ने का एक बहुत ही सरल तरीका होता है। वो सरल तरीका यह होता है कि आप अपने ईडियम्स को विभिन्न जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड करके पढ़ो। जैसे यह जो है ना, वह कलर के आधार पर मैं इस ईडियम को कर सकती हूँ डिवाइड। ऐसे बहुत सारे ईडियम्स हैं इंग्लिश में बच्चों जो रंग पर आधारित हैं। कुछ लाल होंगे, कुछ वाइट होंगे, कुछ ब्लू होंगे, है ना, कुछ पिंक होंगे। ऐसे बहुत सारे ईडियम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कलर्स पे आधारित है। आप इनको एक साथ पढ़ें तो क्या होगा ना, आपको रंगों के बारे में जानकारी मिलेगी कि अच्छा रेड होता है तो उसकी मीनिंग यह हो रही है, ब्लैक आ रहा है तो इसकी मीनिंग यह हो रही है, ब्लू आ रहा है तो इसकी मीनिंग यह हो रही है। वैसे ही एक तो कलर हो गया। फिर आप ऐसे ही आधारित पढ़ सकते हैं एनिमल्स के ऊपर, कि बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जिसमें एनिमल का नाम आता है, जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, स्नेल, स्नेक, ये सारी चीज़ें आती है, लायन, राइट। तो आपको क्या होगा ना, एक आइडिया मिलता जाएगा कि भाई इस इडियम की मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फिलहाल फोकस करते हैं अपने पेपर पे। आपको एंटोनिम निकालना है वियर्ड का। वियर्ड बड़ा ही अजीब वर्ड नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम इसे अक्सर यूज़ करते हैं। हम कभी कभी अपने सामने किसी का बिहेवियर अगर हमको बड़ा अजीब लगता है तो हम बोलते हैं ना कि भाई आज बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था, आमतौर पे तो मेरे से बड़े अच्छे से बात करता है, आज बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। तो वियर्ड का मतलब थोड़ा सा अबनॉर्मल सा फील आ रहा है कि नहीं। तो अब सीधी सी बात है भाई, अबनॉर्मल का उल्टा क्या हो जाएगा? कुछ सोचना था यहाँ पे, नहीं ना। तो भाई वाइड का मतलब आपको पता है, कोई चीज़ जब चौड़ी होती है, वाइड रोड्स, है ना। नॉर्मल यू नो, सामान्य, अबनॉर्मल, असामान्य, अपरेंट। इट सीम्स अपरेंट दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्लास, मतलब ये काफ़ी क्लियर है। अपरेंट का मतलब हो जाता है साफ, क्लियर, बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आ गया है ग्रामर के टॉपिक से।
तो भाई क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, पहले पढ़ते हैं कि आपको वह ऑप्शन चुनना है जिससे अंडरलाइन सेगमेंट को आप सब्स्टिट्यूट कर दे अगर वह गलत है तो, ठीक है। प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट्स वाई आई एम लेट, इस मतलब डिबेट के लिए प्रैक्टिस हो रहा था इसलिए मैं लेट हो गई, ठीक है। सेंटेंस का आपको मतलब समझ में आ गया, पहले सेंटेंस का मतलब समझ लो कि डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी इसीलिए मैं लेट हो गई हूं। तो सेंटेंस का तुमको पहला हिस्सा क्या समझ में आ रहा है, डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, कंटिन्यूअस में यह एक काम चल रहा था, तो प्रैक्टिसिंग से काम चलेगा, प्रैक्टिस्ड से काम नहीं चलेगा। तो माय आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 4, वाज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट, डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जा रहा है, ठीक है। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, अगर कुछ कुछ आपको कंसेप्ट्स ऐसे लग रहे हैं कि भाई मेरे ना टेंस अभी तक क्लियर नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, नाउन प्रोनाउन के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, मैं फिर से बता दूँ, आप सीधा ऐप स्टोर पे जाकर, प्ले स्टोर पे जाकर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश यू ऐप, जहाँ पे आपको बेहतरीन कोर्सेज मिलेंगे बेहतरीन एजुकेटर्स के द्वारा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपका ग्रामर कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि ग्रामर के बेसिक्स मुझे कंप्लीट करने की ज़रूरत है तब मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा, तो यू हैव अ कोर्स नेम्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर, जहां पे आपकी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की जो है ना क्लासेस ली गई हैं। वह कोर्स आपके इन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो गो अहेड, चेक इट आउट, डेमो क्लासेस हैं, सभी चीज़ें हैं, उसे देखिए, परखिए और ज़रूर इनरोल कीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन, इफ द टेस्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन, अगर टेस्ट बुकलेट सील ब्रोकन है या डैश है, मतलब ब्रोकन से मिलता जुलता कुछ शब्द होना चाहिए, ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, सीधा उसे इन्विजिलेटर के पास लेकर आइए। मतलब अगर किसी भी तरह से छेड़खानी हुई है, जो आपका बुकलेट का जो सील है अगर उसके साथ किसी ने छेड़खानी की है तो सीधा इन्विजिलेटर के पास चाहिए। तो छेड़खानी के लिए कौन सा शब्द आना चाहिए, एडजस्ट करना, टैम्पर्ड, ओपनड या क्लोज। तो छेड़खानी के लिए एक ही वर्ड है बच्चों, एलिमिनेशन से मेरा काम बन जाएगा, और एलिमिनेशन कहता है कि ऑप्शन नंबर 2 लगाइए, क्योंकि ओपन, क्लोज और एडजस्ट का मतलब छेड़खानी नहीं होता है, टैम्पर्ड का मतलब होता है छेड़खानी। दूसरी बात यह कि इन सभी ऑप्शन में से एक टैम्पर्ड ही है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विथ लगा सकते हैं, इसीलिए आंसर वाज विथ ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है सेंटेंस रिप्लेसमेंट का, चलिए देखते हैं कैसे इस सेंटेंस को हम सही कर सकते हैं। वी वर क्वाइट इम्प्रेस, सेंटेंस का टेंस देखते चलना, अक्सर गलती इसी में रहती है, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे उनके जोश से जिससे वह काम कर रही थी या जिससे उसने काम किया, दो तरीके की हो सकती हैं। हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे उस जोश से जिससे वह काम कर रही थी या जिससे उसने काम किया, राइट। तो सेंटेंस मेरी पास्ट टेंस में है, तो क्या आपको लगता है कि यह वर्क सही है? नो। अब या तो वाज वर्किंग का कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा बच्चों हमको, या तो हमको वर्कड वाला कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा, इन्हीं दो में से कोई हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। शी इज वर्किंग, नो। शी वर्क्स, नो। शी वर्कड, यस। दैट्स हाउ यू अराइव्ड एट द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, जो लंबे समय तक चले बच्चों, लंबे समय तक चलने वाली किसी भी एक्टिविटी के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलता है भाई, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, हम नहीं कह सकते ना। तो प्रोफाउंड, आई हैव अ प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, मुझे बड़ी गहरी दिलचस्पी है इंग्लिश पढ़ने में। तो प्रोफाउंड का मतलब हो जाता है बच्चों डीप, गहरी। प्रोलॉन्ग में वर्ड छुपा हुआ है लॉन्ग, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर यही होने वाला है? प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलने वाला। इनफाइनाइट जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, और थर्ड है जो लंबे समय तक चले। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वी आर नॉट सेइंग कि वही खत्म ही नहीं होगा, खत्म होगा, लंबे समय तक चलेगा, बट इनफाइनाइट का मतलब होगा खत्म ही नहीं होगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दिख रहा है कि यह है आपका
पैसिव वॉइस में सेंटेंस, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में बच्चों, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। डिजाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड टू द मासेस बाय प्योरे कार्डिन। तो सबसे पहले मैं टेंस पता करूंगी। ये सेंटेंस देखकर हमें किस में लग रहा है? पास्ट सिंपल टेंस में। पक्की बात बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस दिख रहा है, बस उसी के हिसाब से हम अपना आंसर ढूंढेंगे यहाँ पे। सो प्योरे कार्डिन हैड सोल्ड डिजाइनर क्लोथ्स टू द मासेस। नो, दिस इज पास्ट परफेक्ट। डिजाइनर क्लोथ्स हैव बीन सोल्ड। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ सेंटेंस है। पहला चीज ये कि डिजाइनर क्लोथ यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी सब्जेक्ट है, ऐसा तो वॉइस में नहीं होता है ना। सो अगेन ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। द मासेस वर सोल्ड, भाई इंसानों को ही बेच दिया, कपड़ों को बेच रहे हैं ना। क्लोथ्स वर सोल्ड, ये तो मासेस वर सोल्ड कर दिया है, ये तो और भी गड़बड़ सेंटेंस है। मतलब हमारा सेंटेंस का आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 4, प्योरे कार्डिन सोल्ड। सोल्ड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सोल्ड डिजाइनर क्लोथ्स टू द मासेस। दैट्स इट एवरीवन, दैट्स हाउ वी अराइव्ड एट द राइट आंसर। बहुत ही जल्द हमारा पेपर कंप्लीट होने वाला है। ऑल आवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रीसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। ये जो कॉन्सेप्ट से जिससे यह सवाल सॉल्व होने वाला है, यह हम डिस्कस करते हैं नाउन में। यह नाउन का एक नियम है बच्चों। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे मैं कुछ शब्द आपके स्क्रीन पर लिख रही हूँ, कभी भी इनके साथ आप प्लूरल नहीं लगा सकते बच्चों, कभी भी नहीं। अगर आपने दिख रहा है, आपने लगा दिया है, मतलब हो गई है आपसे गलती। कभी भी इनके साथ हम एस, ई एस, वाज, वर, आर नहीं लगाते हैं। ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों का रोल निभाते हैं, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो आई होप अब आपको आपकी गलती समझ में आ रही होगी। फर्नीचर्स गलत है और उसके साथ वर गलत है, तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? ऑल आवर फर्नीचर। अब आपके घर में 1 सोफ़ा है, 2 सोफ़ा है, 5 बेड है, 4 टेबल है, कितनी भी संख्या में वो सामान है, बट वह फर्नीचर के ही अंदर आएगी, फर्नीचर्स नहीं कहलाएगी। और इस वजह से हम जो अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह भी सिंगुलर लगेगा। सो दैट्स वाई आवर आंसर वाज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ग्रामेटिकल एरर से संबंधित क्वेश्चन है। तो 5 से 6 क्वेश्चंस तुम्हारे कंफर्म मानो ग्रामर से आएगा ही आएगा। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड ऑन। ओके, as soon as the bus driver was seeing the child crossing the road, he applied the brakes. जैसे ही बस ड्राइवर ने बच्चे को देखा रोड क्रॉस करते हुए, उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जैसे ही बस ड्राइवर ने देखा या देख रहा था बच्चों, क्या हो रहा है, जिसका ट्रांसलेशन क्या आ रहा है आपके मन में? जैसे ही, as soon as द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड। मुझे ना इस पोर्शन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, आप भी जरा पढ़कर देखो। जैसे ही बस ड्राइवर ने बच्चे को देखा या बच्चे को देख रहा था, सोचो। वाज सीइंग लगाकर तुम तो ये एक्टिविटी को कंटिन्यूअस में कर दिए, जो गड़बड़ बात है। जैसे ही बच्चे को देखा इज अ कंप्लीटेड एक्शन, इसलिए सॉ लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए, और फिर हमारी सेंटेंस देखो एकदम परफेक्ट है कि नहीं? तो प्रॉब्लम कहाँ थी बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, अब आ गया है लास्ट सेक्शन हमारे इस पूरे पेपर का, और वह है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने प्रैक्टिस करते वक्त जो है ना ज़रूर सुना होगा एक टॉपिक का नाम, जिसे हम क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्लोज टेस्ट कुछ नहीं, एक पैराग्राफ होता है जिसमें से कुछ शब्द गायब किए गए रहते हैं, और उस शब्द को आपको ढूंढना है ऑप्शन में दिए गए शब्दों के साथ। ओके, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? तरीका यह है कि पहले हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन। अभी हमको ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर पैराग्राफ। ओके, Skill Set was founded in 2014 to collect and coordinate dash about educational access and quality for students with special needs and disabilities. पहला सेंटेंस पढ़कर ये लगता है कि स्किल सेट हो सकता है किसी संस्थान का नाम है जो 2014 में खुला,
जिसका काम यह था कि वो इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करके एजुकेशनल एक्सेस को लेकर, क्वालिटी को लेकर उन बच्चों को प्रदान करे जिन बच्चों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशल नीड्स एंड डिजेबिलिटीज़, मतलब जो बच्चों जिनको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनके लिए उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन उनको प्रदान करें। The organization dash thousands of inquiries every year. मन में सोचते चलो कि इन ब्लैंक्स में क्या आ सकता है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हजारों क्वेरी क्या होते होंगे, बच्चों मिलते होंगे, है ना, हर साल हजारों क्वेरी मिलते होंगे, एंड ऑफर्स डैश टू स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल डैश इन स्कॉलरशिप। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हजारों क्वेरी मिलते होंगे हर साल, और क्वेरी मिलने के बाद ये लोग क्या करते होंगे बच्चों, सोल्यूशन प्रोवाइड करते होंगे, है कि नहीं। तो ये मेरा अभी तक का सेंटेंस का थीम चल रहा है। वी इंश्योर, मतलब यह संस्थान यह गारंटी करती है, ये लेती है, वह बताती है, इंश्योर करती है easy access to higher education for all students, those with disabilities. Your donations and suggestions will help us to improve our service to customers, and you will also be helping us to continue our valuable work. Very easy set of paragraph. Let us start with the actual work now. तो पहला ब्लैंक में तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? स्किल सेट को फाउंड किया गया टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट व्हाट? कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट फंडिंग, ऑफिशियल्स, एडमिशंस या इंफॉर्मेशन। तो भाई सूचना इकट्ठा करने के लिए इनमें इनको फाउंड किया गया। किनके लिए? उन बच्चों के लिए जिनको इनकी ज़रूरत थी, जो बच्चे डिजेबल हैं, उनको इस तरह के, इस प्रकार के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, सेकेंड ब्लैंक पे आ जाइए। दी ऑर्गेनाइजेशन डैश थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, रिसीव करती है, पास करती है या सेंड करती है? तो भाई वो रिसीव करती है हजारों इंक्वायरी हर साल। ओके, और इंक्वायरी मिलने के बाद वो लोग क्या करते होंगे बच्चों? एंड ऑफर्स डैश टू स्टूडेंट्स। क्या ऑफर करते हैं? ऑफर कंडीशंस, शर्त, ऑफर्स इंस्ट्रक्शंस, ऑफर कमेंट्स या ऑफर एडवाइस। बस यू गॉट योर आंसर। वो सलाह प्रदान करती है ना। थर्ड ब्लैंक पर चलो। एवरी ईयर एंड फोर्थ ब्लैंक पे चलेंगे, एक्चुअली थर्ड तो हो गया हमारा। एंड ऑफर्स एडवाइस टू स्टूडेंट्स कि कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप, स्पेशल फैसिलिटीज, स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल सिस्टम्स, स्पेशल पर्पजेस। बच्चे जो है वो डिजेबल हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, मतलब इनको स्पेशल तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब हमारा आंसर जा रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी एंश्योर ईजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स डैश दोज विद डिजेबिलिटीज। तो हम सभी बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, बट फोकस हमारा उन बच्चों के ऊपर है जो डिजेबल हैं। तो हमारा यहाँ ब्लैंक में क्या होना चाहिए? एडिशनली दोज विथ डिजेबिलिटीज़, स्पेशली दोज विथ डिसेबिलिटीज़, एक्सेप्ट, भाई एक्सेप्ट और इंक्लूडिंग का मतलब तो हो गया छोड़कर, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो हमारा आंसर है स्पेशली, मतलब सभी बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, बट फोकस हमारा किन के साथ है? उन बच्चों के साथ जो स्पेशल चाइल्ड है, राइट एवरीवन। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट SSC CHSL पेपर, जो हुआ था 4 अगस्त 2021 को। एंड आई होप ये पेपर सॉल्व करते वक्त आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिले होंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बड़े आसान लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी बच्चों, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव ऑलरेडी टेकन नाउ। पहला स्टेप उठा लिया है, अब तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ठीक है। अब इस पेपर के एनालिसिस के आधार पे आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो बननी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम ज़रूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए अगले सेशन में। और अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी बात शेयर करनी है, इफ़ यू नीड एनी स्पेशल पेपर जिसका सॉल्यूशंस आप डिस्कस करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। जो भी
मदद हमारे द्वारा उन लोगों तक पहुंच सकती है जो उनके ड्रीम को रियलाइज करने में उनकी मदद कर सके. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय एंड टेक केयर.